Dear students, I am Priyanka Bhamu, Assistant Professor Zoology, Government College Ratangad. Today our topic is Mendelian genetics. Gregor John Mendel is called father of genetics. Genetics के जो father हैं उनका नाम है Gregor John Mendel. जेनेटिक्स टर्म फर्स्ट यूज बाय बैटसन इन 1906. जेनेटिक्स शब्द जो है सर्वप्रथम बैटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1906 में. इज डिराइव फ्रॉम वर्ड जीन, जो कि जीन नामक वर्ड से डिराइव हुआ है. जेनेटिक्स शब्द जीन से ही बना है. मेंडल स्टडीज़ कॉन्स्टिट्यूट एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ गुड साइंटिफिक टेक्निक. मेंडल ने उद्यान मटर जो गार्डन पी है पाइसम सटाइवम उस पर अपना वर्क किया था और उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और साइंटिफिक तरीके से उसके ऑब्जर्वेशंस लिए और रिप्रेजेंट किया. He chose research material well suited to the study of the problem at hand, designed his experiments carefully, collected large amount of data and used mathematical analysis to show that the results were consistent with his explanatory hypothesis. The predictions of the hypothesis were then tested in a new round of experimentation. उन्होंने काफ़ी संख्या में डेटा कलेक्ट किया, अपने प्रयोगों को सिस्टमैटिकली डिज़ाइन किया और अपने प्रयोगों को हाइपोथेसिस के साथ परिकल्पना के साथ जोड़ने के लिए गणितीय सूत्रों का भी प्रयोग किया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सक्सेसफुल रहे और उन्हें एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी आसानी रही, लोगों को समझने में भी काफ़ी आसानी रही. मेंडल स्टडी द गार्डन पी पाइसम सटाइवम. मेंडल ने जो अपने शुरुआती प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, उस पर जिसे सामान्य भाषा में कॉमन नेम जिसका गार्डन पी है उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. दो मेन रीज़न इस प्लांट को लेने के थे. एक तो इस उद्यान मटर के बीजों में कई प्रकार के वेरिएंट्स उपलब्ध हो जाते हैं, कई प्रकार के शेप्स और कलर्स के वेरिएंट्स उपलब्ध हो जाते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है और एनालिसिस उन पर किया जा सकता है. दूसरा, गार्डन पी को सेल्फ पॉलिनेट भी किया जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेट भी किया जा सकता है. तो इन दो रीज़न्स की वजह से उन्होंने गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंट्स में शामिल किया. द रीज़न्स फॉर मेंडल सक्सेस. मेंडल्स के अपने एक्सपेरिमेंट्स के सक्सेस होने के क्या रीज़न्स थे? कई रीज़न्स उनके इसके पीछे थे. पहला रीज़न था कि उन्होंने जो गार्डन पी चूज़ किया था, उन्होंने जो गार्डन पी अपने एक्सपेरिमेंट्स में लिया था वो एनुअल और नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, जिसके कई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कई जोड़ी उसमें विपर्यासी लक्षण उपलब्ध होते हैं. तो कई विपर्यासिक लक्षणों को लेकर के उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. मेंडल कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन वन कैरेक्टर एट ए टाइम. बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए. हर एक विपर्यासी लक्षण को लेकर के अलग से एक एक्सपेरिमेंट किया. काफ़ी एक टाइम में उन्होंने केवल एक ही लक्षणों को लिया और उसकी वंशानुगति का अध्ययन उन्होंने किया. ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी रिजल्ट्स आए, सिस्टमेटिकली उन्होंने डिज़ाइन किए और उनका रिकॉर्ड्स रखा. उनका क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक हर प्रकार से उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स रखे. उनके एक्सपेरिमेंट्स को एक्यूरेट रिकॉर्ड उन्होंने रखा. He used a statistical method for analyzing the results. रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए उन्होंने गणितीय सूत्रों का भी प्रयोग किया. सांख्यिकी को भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में शामिल किया. तो स्टैटिस्टिकली मेथड्स भी उन्होंने इनमें काम में लिए. द कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ये भी उनके सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो हर कैरेक्टर डिफरेंट क्रोमोसोम या विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित थे, जिससे आगे आने वाली जैसे कि कोडोमिनेंस या कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं थी वो उनके साथ में नहीं आई थी. उन्होंने डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लिए हुए अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जो लक्षण थे उनको शामिल करके अपने प्रयोग किए. ऑल द 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड बाय हिम शोड कंप्लीट डोमिनेंस. उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को अपने प्रयोगों में लिया और वो सब अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे और कंप्लीट डोमिनेंस शो करते थे. पूर्ण प्रभाविता वो प्रदर्शित कर रहे थे. अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता जैसे जो समस्याएं हैं, जो उदाहरण हैं वो उनके संपर्क में इस वजह से नहीं आए.
तो उन्होंने जो भी लक्षण लिए वो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे और इनकी वजह से कंप्लीट डोमिनेंस उनमें देखने को मिला, पूर्ण प्रभाविता उन प्रयोगों में देखने को मिली। वो 7 लक्षण क्या क्या थे जो उन्होंने अपने प्रयोगों में शामिल किए? पहला, फ्लावर कलर इज़ पर्पल और वाइट। फ्लावर कलर ये आप देख सकते हैं, फ्लावर का कलर विपर्यासी लक्षण है, या तो सफ़ेद कलर होगा फ्लावर्स का या पर्पल कलर होगा। फ्लावर पोजीशन इज़ एक्साइल और टर्मिनल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फ्लावर की पोजीशन है यहाँ पे एक्साइल फ्लावर है और यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर्स है। तो फ्लावर की पोजीशन, पहला लक्षण था फ्लावर का कलर, फूलों का रंग, उद्यान मटर के फूलों का रंग या तो पर्पल, बैंगनी या सफ़ेद। दूसरा लक्षण था पौधे पर फूलों की उपस्थिति, कहाँ पे स्थित हैं वो, टर्मिनल पोजीशन पर है या एक्साइल पोजीशन पर है। तीसरा लक्षण उन्होंने लिया स्टेम लेंथ, स्टेम जो तना है, तने की लंबाई, लंबे या बौने पौधे, लंबे या बौने पौधे। स्टेम शेप इज़ राउंड और रिंकल्ड, जो स्टेम की सीड की जो शेप है, सीड की शेप या तो राउंड या रिंकल्ड, सीड की शेप या तो गोलाकार या झुर्रीदार। सीड कलर येलो और ग्रीन, सीड के जो कलर हैं वो या तो पीले या हरे रंग के हैं। सीड कलर के बाद में पोड की शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, या तो फुल्ली इन्फ्लेटेड फॉर्म में है या संकीर्णित रूप में है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में है। तो पोड की जो शेप है वो भी उन्होंने लक्षणों में ली। पॉड कलर इज़ येलो और ग्रीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉड का जो कलर है या तो येलो या ग्रीन। तो इस टाइप से कई वेरिएंट्स वाले 7 डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में लिए। ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर उपस्थित थे और कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो शो करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उन्होंने 2 टाइप के क्रॉसेस करवाए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो ऐसा संकरण एकल संकरण कहलाता है। मतलब हम केवल एक ही जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखें और फिर प्लांट्स या जंतु में क्रॉस करवाया जाए एक ही लक्षणों को लेकर के। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, केवल एक जीन की वंशानुगति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इट कैन इजीली शोन थ्रू अ पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक प्लांट है, जैसे गार्डन बी का फ्लावर के कलर पर जो क्रॉसेस है उसको हम देख रहे हैं। पेरेंटल, ये जो है पेरेंटल फ्लावर्स हैं, इनके बीच में क्रॉस है, ये होमोजाइगस है। यहाँ पे पर्पल फ्लावर कैपिटल डबल पी में आप देख रहे हैं और यहाँ वाइट फ्लावर ये स्मॉल पी में देख रहे हैं। तो दोनों जो है होमोजाइगस ट्रेट्स लिए हुए हैं, होमोजाइगस जीन्स हैं। इनसे इनके क्रॉस से जो जनरेशन बन के आती है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन। पहली पीढ़ी जो है इसमें ऑल फ्लावर्स जो हैं वो पर्पल कलर के हैं। उनके जीनोटाइप्स जो हैं आप देख रहे हैं कि ये हेटेरो जीन्स हैं, हेटेरोजाइगस टाइप की जीन्स हैं। इनके जीनोटाइप्स चारों जो इसमें जैसे 4 दिखाए गए हैं, चारों पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं। F1 पीढ़ी के जो जीन्स हैं हेटेरोजाइगस टाइप की जीनोटाइप है इनकी, जबकि पेरेंटल जीन्स में आप देख रहे हो कि होमोजाइगस, जो कैपिटल पी है स्मॉल पी ये होमोजाइगस जीन्स है। लेकिन F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनके जो जीन्स हैं वो हेटेरोजाइगस टाइप की है। इसीलिए जब इनका क्रॉस करवाया जाता है और इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स हमको प्राप्त होते हैं उनमें पेरेंट में कहीं वाइट कलर फ्लावर नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद भी जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं वाइट कलर आया है। उन ऑफस्प्रिंग्स में से एक ऑफस्प्रिंग ऐसा है जो वाइट कलर का है। तो इनके पास में ये जीन उपस्थित है, हालांकि इनके फिनोटाइप में नहीं दिखाई दे रही है लेकिन इनके पास ये जीन उपस्थित है। Mendel observed that traits which were absent in F1 generation has reappeared in the F2 generation। मतलब पेरेंटल फ्लावर वाइट है और F1 जनरेशन में वाइट कलर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन इन F1 जनरेशन का जब क्रॉस होता है तो F2 जनरेशन में ये वाइट कलर फिर से आ रहा है। इसका मतलब ये F1 जनरेशन में ये जीन थी लेकिन वो फिनोटाइप में दिखाई नहीं दी।
He called such suppressed traits as recessive traits and expressed traits as dominant traits. मतलब जो लक्षण हमको F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दिए थे वो रेसेसिव अप्रभावी लक्षण थे, और जो हमको F1 जनरेशन में दिखाई दिए थे वो लक्षण प्रभावी लक्षण थे। जैसे इस केस में जो वाइट कलर है, वाइट कलर हमको पेरेंट में था, पेरेंटल जो प्लांट्स थे उनमें था, लेकिन F1 जनरेशन में कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब ये जो वाइट कलर है वो अप्रभावी लक्षण है, रेसेसिव ट्रेट है। अप्रभावी लक्षण F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देते हैं। F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि इस केस में जो पर्पल कलर है फ्लावर्स का, ये प्रभावी लक्षण है। तो F1 जनरेशन में जो लक्षण हमें दिखाई दिए वो प्रभावी लक्षण थे, और जो नहीं दिखाई दिए वो अप्रभावी लक्षण थे। He also concluded that some factors are inherited by offspring from their parent over successive generation. इन प्रयोगों से उन्होंने ये भी एक कंक्लूज़न निकाला कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं और वो हर अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। आगे जाकर के इन फैक्टर्स को जीन्स नाम दिया कि कुछ कारक हैं जो एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स और उनसे अगले जो जनरेशन टू जनरेशन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिनको अब हम जीन्स कहते हैं। Later, these factors were called genes. Genes were responsible for the inheritance of traits from one generation to another. Genes लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Genes consist of a pair of alleles which code for different traits. जीन एलेल्स के पेयर्स, जीन्स पेयर्स में होती है और उनके जो पेयर्स हैं वो एलेल्स कहलाते हैं। तो एलेल्स के पेयर्स से बनती है जो अलग अलग लक्षणों को कोड करती है। इफ़ ए पेयर ऑफ एलेल इज़ द सेम, जैसे कि कैपिटल टी है या कैपिटल पी है, मतलब दोनों एलेल्स सेम हैं, किसी जीन्स के दोनों एलेल्स जो हैं वो सेम हैं, ऑल्टरनेट्स सेम हैं, तो उनको हम होमोजाइगस कहेंगे कि ये जो पेयर है ये होमोजाइगस प्रकार का है। जैसे हमने ऊपर पेरेंटल जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स थे उनमें देखा था या तो कैपिटल पी थे या स्मॉल पी थे, तो दोनों एलेल्स किसी जीन्स के या दोनों फैक्टर्स जो हैं सेम हैं तो उसको हम होमोजाइगस या समयुग्मकी कहते हैं। और अगर ये दोनों सेम नहीं हैं, आइडेंटिकल नहीं है, तो उनको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी का पेयर है तो वो दोनों होमोजाइगस हैं, लेकिन एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो उसको हम विषम युग्मकी या हेटेरोजाइगस कहते हैं कि ये जीन्स के दोनों एलेल्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग लक्षणों को लिए हुए हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम एक से ज़्यादा जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के ध्यान में रख करके उनके मध्य अगर क्रॉस करवाते हैं तो ऐसा संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। When the F1 generation offspring different in two traits, दो लक्षणों में भिन्नता रखने वाले ऑफस्प्रिंग्स के बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो ऐसा क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। It is a cross between two entities that are heterozygous for two different traits. मैंडल कैरीड आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर द क्रॉस। जैसे मैंडल ने अपना जो उनका फेमस क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसमें एक प्लांट लिया था जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक जो लक्षण था वो राउंड येलो सीड और दूसरा था रिंकल्ड ग्रीन सीड। मतलब एक जो प्लांट था उसके जो बीज थे वो गोल और पीले रंग के थे, और दूसरा जो प्लांट था वो उसके बीज रिंकल्ड या झुर्रीदार और हरे बीज थे। मतलब दो अलग अलग लक्षण लिए। एक बीज का क्या है, एक तो गोल है और एक झुर्रीदार है, उसका ऑल्टरनेट है झुर्रीदार, और दूसरा जो लक्षण है पेयर है वो है हरा या पीला। मतलब बीज या तो पीले होंगे या हरे होंगे। तो दो लक्षण लिए, एक तो झुर्रीदार या गोल, इसके दो ऑल्टरनेट हैं, और दूसरा लक्षण लिया पीला या हरा, इसके भी दो ऑल्टरनेट हैं, या तो पीला या हरा। तो दो अलग अलग लक्षणों को लेकर के अगर क्रॉस करवाया जाता है, दो या दो से ज़्यादा लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है, तो ऐसा क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इन द F1 जनरेशन द आउटकम was सीड्स दैट वर राउंड एंड येलो। F1 जनरेशन के अंदर वो लक्षण आते हैं जो प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, वही हमको दिखाई देते हैं। तो इस रिजल्ट में जो आउटकम्स आए, जो बीज आए, वो राउंड और येलो थे, गोल बीज थे और पीले रंग के थे। इसका मतलब
इनके अंदर येलो कलर के सीड्स और राउंड सीड्स तो है डोमिनेंट, और ग्रीन सीड्स और रिंकल्ड सीड्स हैं वो है रेसेसिव ट्रेट या अप्रभावी लक्षण है। तो F1 जनरेशन के अंदर येलो और राउंड कलर के सीड्स दिखाई दिए, इसका मतलब ये लक्षण इसके प्रभावी हैं। The F1 generation indicated that the red, round and yellow traits are dominant while the green color and wrinkled shapes are recessive. अगर हम F1 प्रोगनी का सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो हमको F2 जनरेशन प्राप्त होती है, और F2 जनरेशन के अंदर जो आउटकम्स आते हैं, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो आता है वो किस प्रकार का आता है? राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, राउंड ग्रीन। ये 9:3:3:1 रेशो में आते हैं, यानी 9 प्लांट्स हमको 9 प्लांट्स अगर हम जैसे टोटल प्लांट्स की बात करें तो उनमें 9 रेशो जो है वो राउंड और येलो का मिलेगा, 3 रिंकल्ड येलो का मिलेगा, 3 रिंकल्ड ग्रीन का मिलेगा, और एक प्लांट हमको कितना कैसा मिलेगा? राउंड और ग्रीन कलर के सीड्स वाला प्लांट मिलेगा। टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम किसी नॉन जीनोटाइप का क्रॉस अननोन जीनोटाइप वाले के साथ करवाते हैं, और वो जो नॉन जीनोटाइप है वो जनरली होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप होता है। मतलब अननोन जीनोटाइप का क्रॉस होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप वाले के साथ करवाया जाता है, तो ऐसा क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जनरली हम जो अननोन है उसके जीनोटाइप का पता लगाने के लिए ही, क्योंकि दूसरा जो पेरेंट है उसके जीनोटाइप्स तो हमको ऑलरेडी पता है, तो जिसका हमें नहीं पता है कि वो होमोजाइगस है, वेदर इट इज़ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, तो उसको पता लगाने के लिए हम उसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। किसके साथ में? होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप के साथ में। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलेल्स द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव एलेल्स आर ऑलवेज मास्क्ड, क्योंकि अगर हम डोमिनेंट एलेल को हम लेंगे तो हमें रेसेसिव का पता नहीं चलेगा, वो हमेशा उसका पता नहीं चलेगा, वो तभी प्रकट होगा जब वो खुद होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। रेसेसिव तभी प्रकट होता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्योंकि उसके साथ में प्रभावी लक्षण है तो वो प्रकट नहीं कर पाता खुद को, वो खुद को तभी प्रकट करवाएगा जब जीन्स के दोनों रेसेसिव एलेल्स होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? होमोजाइगस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपीज ऑफ द सेम एलेल दैट कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। होमोजाइगस के अंदर एक विशिष्ट लक्षण को कोड करने वाले जो एलेल्स हैं उसकी दोनों सेम कॉपीज हमको मिलेंगी, सेम कॉपीज़ मिलती हैं होमोजाइगस में, जैसे या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो दोनों एक जैसे हैं। जैसे पर फ्लावर कलर्स में दोनों कैपिटल पी हैं या स्मॉल पी हैं। अगर कैपिटल पी हैं तो वो पर्पल कलर का फ्लावर है, अगर दोनों रेसेसिव हैं तो वाइट कलर का फ्लावर है। ऐसे कैपिटल टी है तो लंबा पौधा है और स्मॉल टी है तो बौना पौधा है। तो दोनों एलेल्स की जो कॉपीज़ हैं वो सेम होती हैं किसी एक लक्षण के लिए, जबकि हेटेरोजाइगस में एलेल्स की दोनों कॉपीज़ अलग अलग होती है। या तो कैपिटल टी होगा, मतलब एक कॉपी तो कैपिटल टी वाली है और एक दूसरी जो कॉपी है वो स्मॉल टी वाली है। लंबाई के बारे में बात करें अगर हम पौधों की या फिर फूलों के रंग की बात करें तो एक कैपिटल पी है, एक स्मॉल पी है। तो जो एलेल्स की कॉपीज़ हैं या जीन्स के जो जिस पेयर में हैं तो दोनों सदस्य जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, तो उन्हें हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव एलेल्स पेयर्स बट नॉट बोथ। या तो कैपिटल टी है तो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, या स्मॉल टी है तो रेसेसिव ट्रेट्स हैं। तो या तो प्रभावी लक्षण होंगे या अप्रभावी लक्षण होंगे, लेकिन दोनों लक्षण नहीं होंगे। जबकि हेटेरोजाइगस में एक तो प्रभावी है और एक अप्रभावी है। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आ गए तो कैपिटल टी तो प्रभावी लक्षणों को लिए हुए है और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षणों को लिए हुए है। कैपिटल टी लंबेपन को लिए हुए है जबकि स्मॉल टी बौनेपन को लिए हुए है। तो दोनों लक्षण जो हैं एलेल्स की दोनों कॉपीज़ जो हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। उनमें एक में प्रभावी लक्षण है और एक में अप्रभावी, तो ऐसा इसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। सेल्फ ब्रीडिंग रिजल्ट्स इन द होमोजाइगस में सेल्फ ब्रीडिंग रिजल्ट्स इन द सेम ट्रेट्स ओवर जनरेशन टू जनरेशन सेल्फ ब्रीडिंग कराने पर सेम आउटकम्स हमको प्राप्त होते हैं होमोजाइगस के अंदर। जबकि हेटेरोजाइगस में
अगर इनकी हेटेरोजाइगस के बीच में सेल्फ ब्रीडिंग करवाया जाता है तो हमें अलग अलग लक्षणों के कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं, अलग अलग लक्षण प्राप्त देखने को मिलते हैं। होमोजाइगस प्रोड्यूसेस अ सिंगल गैमेट, एक ही प्रकार के गैमेट्स या युग्मक का निर्माण होता है होमोजाइगस में, जबकि हेटेरोजाइगस में दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स अलग अलग प्रकार के बनते हैं। जैसे स्मॉल टी का पेयर है रेसेसिव होमोजाइगस, तो दोनों स्मॉल टी से केवल, जैसे यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस होमोजाइगस है, इनसे बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो एक जैसे होंगे, जबकि यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस है, इनसे दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो होमोजाइगस के अंदर हमको एक जैसे गैमेट्स देखने को मिलते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस में हमको दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स देखने को मिल रहे हैं। The two types of homozygous alleles are homozygous dominant and homozygous recessive। तो जो दो अलग अलग प्रकार के एलिल्स हैं वो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे या होमोजाइगस रेसेसिव होंगे, जबकि हेटेरोजाइगस एलिल्स में तीन प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, या तो कंप्लीट डोमिनेंट होंगे, या इनकम्प्लीट डोमिनेंट होंगे, या को डोमिनेंट होंगे। या तो जो प्रभावी है वो पूर्णतया प्रभावी है, पूरा प्रभाव अपना दिखा रहा है, अप्रभावी लक्षण कहीं पर भी अपना प्रभाव उस प्रभावी की उपस्थिति में नहीं शो कर पाता, तो ऐसी प्रभाविता पूर्ण प्रभाविता कहलाती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे अगर रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में अगर के प्लांट के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो पिंक कलर का फ्लावर वाला प्लांट मिले, तो इसका मतलब रेड कलर जो है वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है, कहीं ना कहीं वाइट ने अपनी प्रभाविता दिखाई है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, अपूर्ण प्रभाविता में, मतलब प्रभावी पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाया है, उसकी उपस्थिति में रेसेसिव ने भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाया है, दोनों का मिश्रण जो है वो हमें देखने को मिला है। और को डोमिनेंस के अंदर दोनों साथ साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं, दोनों का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आता है को डोमिनेंस में। तो हेटेरोजाइगस में हमें कंप्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिलेगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी मिलेगी, और को डोमिनेंस में रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों साथ साथ अपना लक्षण अपना प्रभाव दिखाते हैं। Law of dominance. When parents with pure contrasting characters are crossed together, only one form of trait appear in the next generation। मतलब प्रभाविता का जो मेंडल का प्रथम नियम था वो प्रभाविता का नियम था। इसमें अगर प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले ट्रेट्स वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में एक ही प्रभाव देखने को मिलता है, एक ही प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वो प्रभावी है, और जो लक्षण हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं वो अप्रभावी हैं। अप्रभावी लक्षण हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलेंगे। जब F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस होगा तब वो कहीं ना कहीं होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे और तब वो अपने आप को प्रकट करेंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रभावी जीन की उपस्थिति में वो अपने को शो नहीं कर पाते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब प्रभावी की लक्षणों की उपस्थिति में जो अप्रभावी जीन्स है वो अपने लक्षण, वो अपने फिनोटाइप्स शो नहीं कर पाती। वो तभी प्रकट होगी जब वो रेसेसिव जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगी। यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसका पुनेट स्क्वायर बना हुआ है, जिसमें ये कैपिटल टी है, जो फैक्टर्स के पेयर हैं, जो एलिल्स हैं, एक दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों ही कैपिटल टी हैं। यहाँ पर दूसरा पेरेंट है, उसमें बौना पौधा है जिसके जो लंबाई के लक्षण हैं उसके दोनों ऑल्टरनेट स्मॉल टी वाले हैं। शॉर्ट प्लांट है, ये शॉर्ट पी प्लांट है। तो ये दोनों ही प्योर फॉर्म में है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे इससे भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, दोनों ही कैपिटल टी वाले होंगे, और इस प्लांट में भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, दोनों ही स्मॉल टी वाले होंगे। इनसे जब F1 जनरेशन आती है तो चारों जो है वो किस प्रकार के हैं, चारों लंबे हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि इसमें स्मॉल टी भी है,
जीनोटाइप में स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटाइप में बौनापन वाला पौधा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में जो दूसरा ऑल्टरनेट है वो कैपिटल टी है, और कैपिटल टी प्रभावी है, और प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में जो अप्रभावी जीन्स है वो अपने लक्षण शो नहीं करती है। प्रभावी जीन जब तक उपस्थित है उसका ऑल्टरनेट जो रेसेसिव वाला लक्षण है, रेसेसिव वाली जीन है, वो अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। इसलिए इनके जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटाइप में सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। इसीलिए जब पी जनरेशन हमने देखी थी, पी जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स बन के आई थी F1 जनरेशन में, वो चारों किस प्रकार की थी? लंबी। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड नियम जो मेंडल ने दिया उसे हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, कई नाम हैं इसके। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार गैमेट्स बनते समय जो फैक्टर्स या कारक के जोड़े हैं जिन्हें एलिल्स कहते हैं, ये विसंयोजित हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक गैमेट को, प्रत्येक युग्मक को फैक्टर्स के पेयर में से एक फैक्टर या एक एलिल मिलता है, इसे ही विसंयोजन का नियम कहते हैं। प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मतलब जो गैमेट्स बन के आते हैं उनमें दोनों जो कॉपीज़ हैं उनमें से एक कॉपी गैमेट्स के अंदर पहुंचती है। ये बिल्कुल रैंडमली होता है, इसलिए हमें कई ऑल्टरनेट्स देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के कॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिलते हैं। इसे विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पी जनरेशन के अंदर होमोजाइगस कंडीशन में प्लांट्स हैं। कैपिटल वाई मतलब येलो और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में है। पी जनरेशन में यानी पेरेंटल जनरेशन में एक ही टाइप के गैमेट्स बनाएंगे क्योंकि होमोजाइगस हैं। कैपिटल टी वाला जो है वो एक कैपिटल टी बनाएगा और स्मॉल टी वाले वाई वाले प्लांट्स जो हैं वो स्मॉल वाई बनाएंगे। इनसे जो F1 जनरेशन बन के आएगी इनके क्रॉस से वो होगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर पीला रंग जो है वो प्रभावी है, तो F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो जो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पीले रंग में होंगे। हालांकि स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है, लेकिन वो कैपिटल वाई की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रेसेसिव है। अगर F1 जनरेशन में क्योंकि अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया है, तो ये दो प्रकार के गैमेट्स बना सकता है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अगर F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो हमको F2 जनरेशन मिलती है, और F2 जनरेशन के अंदर इस प्रकार का पुनेट स्क्वायर देखने को मिलता है, जिसमें 3:1 का रेशियो देखने को मिलता है। मतलब 3 येलो कलर के प्लांट्स हैं और एक ग्रीन कलर का प्लांट है। जीनोटाइप आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो स्मॉल वाई है, जब वाई होमोजाइगस कंडीशन में आया है तभी खुद को एक्सप्रेस कर पाया है। जब तक वो कैपिटल वाई के साथ में है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए कैपिटल वाई डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल वाई जो है वो रेसेसिव ट्रेट है। तो इसमें जीनोटाइप जो है वो आप देख रहे हैं 1:2:1 का है, और फिनोटाइप जो है वो 3:1 का रेशियो होता है। मतलब 3 येलो कलर के प्लांट हैं फिनोटाइप और एक हरे रंग का प्लांट है, तो फिनोटाइप तो है 3:1। जबकि आप जीनोटाइप देख रहे हैं कि कैपिटल वाई 1 है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 हैं और स्मॉल वाई 1 है। तो जीनोटाइप जो है वो इस जनरेशन का क्या है 1:2:1। तीसरा नियम जो मेंडल का है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel's law of independent assortment states that the allele of two or different genes get sorted into gametes independently of one another. ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है, जिसमें 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाता है। तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। इसके अंदर प्रत्येक जोड़ी के जो विपर्यासी लक्षण है वो दूसरी जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं।
मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट रूप से वंशानुगत होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से। जो दो अलग अलग लक्षण हमने लिए हैं उनके एलेल्स एक दूसरे को कहीं भी प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे कि हमने एक प्लांट लिया, पी कलर और पी शेप को ध्यान में रखते हुए हमने उनके बीच में क्रॉस करवाया। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें हमने दो चीज़ें ध्यान में ली हैं। जो पेरेंट है उसके अंदर आप देख रहे हैं वाई कलर, मतलब वाई मतलब कलर, जो बीजों का कलर है पीला रंग है, और आर से मतलब है राउंड शेप, जो सीड्स है वो राउंड शेप में है। तो वाई उनके कलर से रिलेटेड है, या फिर पॉड की बात करें कि भाई पॉड कलर लें या फिर सीड्स कलर, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो प्लांट है ये कलर और जो शेप है उसमें होमोजाइगस है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पे जो ये दूसरा प्लांट है ये रेसेसिव जीन्स को लिए हुए है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। स्मॉल वाई का मतलब है ये ग्रीन कलर में है, और स्मॉल आर का मतलब है ये रिंकल्ड है या झुर्रीदार बीज हैं। तो हमने दो प्लांट्स ऐसे लिए हैं जिनमें दो अलग अलग लक्षणों को लेकर के क्रॉस करवाया है, एक तो बीजों का कलर और दूसरा बीजों की शेप। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो इन जीन्स की होमोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, मतलब प्योर फॉर्म में है। पी जनरेशन का जब क्रॉस करवाया जाता है तो फर्स्ट फिलैलियल जनरेशन F1 जनरेशन हमको प्राप्त होती है। इसके अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन में जीन्स होती हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। लक्षण जो प्रकट हो रहे हैं वो हमको येलो और राउंड कलर के सीड्स मिल रहे हैं। इसका मतलब पीला रंग और राउंड शेप जो है, गोलाकार बीज जो है वो प्रभावी लक्षण हैं। और जब तक प्रभावी लक्षण उपस्थित होंगे, प्रभावी लक्षणों वाली जीन्स उपस्थित होंगी, तब तक अप्रभावी लक्षणों वाली जीन्स अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। जब तक कैपिटल वाई है स्मॉल वाई अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, जब तक कैपिटल आर है स्मॉल आर अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। अब F1 जनरेशन से कई प्रकार के गैमेट्स, कई कॉम्बिनेशंस में गैमेट्स बन सकते हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं। वाई आर कई टाइप के जो हैं, वाई आर ये गैमेट बन रहा है, ये गैमेट बन रहा है, ये गैमेट बन रहा है और ये गैमेट। इस चार प्रकार के कॉम्बिनेशन में गैमेट्स बन सकते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इन्हीं गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमको ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये देखने को मिलती हैं। इनके जो फिनोटाइप हैं वो 9:3:3:1 है, यानी 9 येलो राउंड कलर के प्लांट्स, सीड्स वाले प्लांट्स मिलेंगे, 3 येलो और रिंकल्ड शेप और येलो कलर के सीड्स मिलेंगे, 3 राउंड और ग्रीन कलर के सीड्स मिलेंगे, और 1 जो है वो रिंकल्ड और ग्रीन कलर का सीड मिलेगा। ये प्योर रेसेसिव वाला है, जो केवल जब होमोजाइगस कंडीशन में जब ये रेसेसिव जीन्स आएंगी तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे, तभी अपने आप को शो कर पाएंगे, इनका फिनोटाइप तभी प्रदर्शित होता है। मेंडल्स के लॉ की इम्पोर्टेंस, मेंडल्स के जो नियम हैं वर्तमान में उनका काफ़ी महत्व है। उनकी स्टडी करने के बाद में ही हमें जेनेटिक्स के आगे फर्दर जो स्टडी है वो उनका बेसिक्स जो है वो मेंडल के लॉ से ही निकल कर आता है। जब हम मेंडल के लॉ के बेसिक्स को हम स्टडी कर पाते हैं तभी हम आगे जेनेटिक्स को समझ पाते हैं। इनको पढ़ने के बाद में कई वैरायटीज़, प्लांट वैरायटीज़ और एनिमल्स की जो वैरायटीज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किया है, और आगे हम फर्दर इनको स्टडी करके इनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो प्लांट्स में हम देखते हैं, फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में जो हायर प्रोडक्शन है, या अनाजों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मेंडल के नियमों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। उनकी स्टडी करने के बाद ही हम इन चीज़ों को समझ पाएँ और आज हम हायर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। डिज़ीज़ कंट्रोल, जीन्स और जेनेटिक्स के बेसिक्स जो है उनको पढ़ने के बाद ही आगे फर्दर स्टडी करने के बाद हम इनसे रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मेंडल्स के जो नियम हैं इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। थैंक यू।